चलो भाई, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाउंडेशन बिल्डर। तो बताओ भाई, इसमें कोई डाउट? फाउंडेशन बिल्डर 1 to 6, 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 11। अच्छा, ये अभी मैंने डेफिनेशन बताई नहीं है। ओके ओके, सॉरी। सो लीव विद दिस राइट नाउ। सो यू कैन सी ओवर हियर, ये डेफिनेशन बतानी है, लीव इट। अभी बता देता हूँ क्लास के बाद, इसके बाद। 1 and 5, in the following reaction 3Li6 2He4 1H3, the missing particle is, so you can see, what you can see is what is the mass here, and charge here, sorry, charge here 2 and 1 3, तो सही है, बैलेंस है। और यहाँ पे कितना है? 4 plus 3, so this is 7 and here it is 6, so it should be 0 and 1, so 3 plus 0 is 3, 6 plus 1 is 7, so that should be neutron. एक मिनट, ये जास्करन। सर बट दोनों साइड, एक साइड रिएक्टेंट अलग है और दूसरी साइड प्रोडक्ट अलग है सर, ऐसा कैसा हो रहा है? ये तो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, जिसे मैंने आपको वो बताया था, क्या कहते हैं, एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन थ्रू बेरिलियम। तो उसमें आपको करना क्या है इस वाले केस में? यू हैव टू जस्ट बैलेंस मास एंड चार्ज, ठीक है? सर ठीक है, समझ गया सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग सर। वो गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर का वीडियो से था, अटेंड नहीं कर पाया था। बेटा आप मेरे उसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को, सॉरी चैनल को, आपको वहां पे अपने आप आ जाएंगे, है ना? डोंट वरी अबाउट इट, कि मैं आपको अलग से कोई लिंक भेजूंगा, उसमें मेरा नेचुरल प्रोसेस है। यू जस्ट ओके, यू लॉग इन एंड जस्ट चेक। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्टिकल इन कैथोड रेज हैज सेम चार्ज एंड मास रेशियो एज, ठीक है? तो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह बिहेव करता है? देखो, अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, गामा पार्टिकल होता है फोटोन, है ना? ये याद रखना, ओनली एनर्जी है ना, हमने देखा भी है। गामा पार्टिकल, गामा रेज इज द पार्ट ऑफ लाइट, है ना? प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही है, राइट? सो दिस इज योर आंसर, बीटा पार्टिकल, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई। 7 to 12, पहले 7 to 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? क्या है 7? इन ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड द फॉलोइंग वेव पैटर्न इज ऑब्टेन्ड। तो देख लो भाई, कितना हुआ? 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, तो 4 साइकिल इन 2 सेकेंड, so that is 2 cycle in 1 second. बस आंसर फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 तक एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट?
क्वेश्चन नंबर 8 येलो लाइट इज मोर एनर्जेटिक। मैंने शायद ये बताया था E इक्वल्स टू, जब हमने लिखा था E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, तो हमने क्या लिखा था कि भाई एनर्जी इन लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, व्हाट इज दिस? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर एनर्जेटिक बोला है मींस एनर्जी ज्यादा है, तो लैम्डा क्या होगा? कम होगा। नाउ यू कैन चेक बिवग्योर, नाउ यू कैन चेक बिवग्योर। So here, if you are going to see, then this is 3800 angstrom. Like, yeah, from here it is starting, and that is going to 7600 angstrom. That means from violet to red, frequency is, sorry, wavelength is increasing, है ना? ये angstrom में दे रखा है, that means wavelength is increasing. So violet to red, wavelength is increasing. But हमें चाहिए more energetic, हमें yellow देखना है। So yellow is going to be more energetic where the wavelength is going to less. Sorry, हाँ, sorry, yellow is more energetic. Sorry, yellow is more energetic. इसका मतलब क्या है? Sorry, फिर से बता रहा हूँ। Violet to red, lambda is increasing, है ना? Violet to red, lambda is increasing. और energy is decreasing, right? है ना? तो सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी? रेड लाइट की। सबसे कम एनर्जी रेड लाइट की। They are saying yellow is more energetic. So yellow is more energetic than either orange or red. So that's answer right. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? Question number 10. 10 क्या है? The wave number of radiation of wavelength 500 nanometer is, तो बस lambda nu bar is equals to 1 by 500 nanometer. नैनोमीटर को मीटर में लिख लो क्योंकि आंसर सब मीटर में है यहाँ पे। तो नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹, बस 1 by 5 into 10⁻⁷, ये ऊपर चला जाएगा। So that is going to be 10⁻⁷ divided by 5, or you can write 2 into 10⁻⁶ meter inverse। ठीक है, चलो 12 तक और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 13, 14, 15 किसी से हो गए? 13, 14, 15 चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, 15 एक, ठीक है, ओके। थर्टीन, 14, 15 ठीक है, चलो ठीक है, तीनों बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? A 1000-watt radio transmitter operates at a frequency of this. So they have given frequency over here. So can you calculate energy of one photon? That is h into nu. That is given as kilocycle. Cycle per second मतलब hertz. ठीक है? This is kilo मतलब 10⁻³ So this is a 6.626 into 10⁻⁻34 into, this is going to be h. Nu is over here 880 into 10⁻³ ठीक है? So this is your energy of photon. Now you know energy total. Total energy is 1000 watts. So you know energy total, that is 1000 joule per second. Now how many photons per second it emits? तो बस इसको लिख लो, n into h, energy of photon. Solve it, you'll get the answer. I think 13 हो जाएगा, है ना? जिसने भी पूछा 13 समझ में आ रहा है? तपन हो जाएगा? नहीं होगा तो बता दो। ठीक है, चलो 14th क्या है? The eye of certain member of reptile family, ठीक है, pass a visual signal to the brain when the visual receptor are struck by a photon of wavelength this. ठीक है, wavelength दे रखी है। If the total energy for
टोटल एनर्जी ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड टू ट्रिप सिग्नल, ठीक है, मतलब वो सिग्नल आई थिंक बंद हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन दैट मस्ट स्ट्राइक द रिसेप्टर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं देखो अगर इतनी एनर्जी अगर आपने डाल दी तो ये सिग्नल ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। और इस एनर्जी के लिए कितने फोटोन चाहिए ये कह रहा है, मिनिमम फोटोन कितने हैं। सो दिस इज total energy, this is wavelength of a photon, so can you calculate energy of photon, that is hc by lambda। मैंने आपको बताया था ये नैनोमीटर में है तो ये हो जाएगा 1240 डिवाइड बाय 890 अप्रोक्सीमेटली, आप देख लो यहाँ से, ठीक है। so this is going to be energy of photon in electron volt। now this is total energy, so this is E total equals to n into energy of photon, again you just need to solve what is n value। तो मेरे हिसाब से ये भी हो जाएगा, है ना, ये और ये। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछते जाना, है ना, कि सर ये बात नहीं समझ में आ रही है। तपन ने अभी भी हाँ नहीं कहा कि मुझे समझ में आया नहीं आया। तपन क्वेश्चन पूछा था तो आपको समझ में आया नहीं आया, कौन बताएगा? अच्छा मैं एक अभी अटेंडेंस का पोल ले रहा हूँ आप लोगों को, जो एक डिवाइस से बस एक ही बार वोट करना है, ऐसा नहीं दोनों बार, है ना। यस निहारिका। हेलो सर, 14 नहीं समझा, एक बार वापस समझा देंगे? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को कोई चीज देखने के लिए, है ना, राइट, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। जब तक हाँ। मेरी आंखों पे उतनी एनर्जी नहीं गिरेगी, उतने फोटोन नहीं गिरेंगे, तब तक मैं नहीं देख पाऊंगा। हाँ। ठीक है। हाँ सर। और उसकी उन्होंने टोटल एनर्जी दे रखी है, they have given E total, that is 3.15 समथिंग, है ना, एक मिनट, into 10⁻⁻14 हाँ सर। जूल। ये कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज 890 मीटर से 1240 डिवाइड बाई 890 अगर हम कर देंगे, दैट इज डिवाइड बाई लैम्डा, सो दिस वैल्यू विल गेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी टोटल पता है, एनर्जी फोटोन पता है, कैन वी कैलकुलेट एन, ई टोटल इज इक्वल्स टू एन इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन। यस सर। तो एन की वैल्यू आ गई, बस यही करना है। ओके सर, ओके, समझा अभी, थैंक यू। अरे हाँ ना, तुम तो उसमें बोल सकते हो ना, चैट में। मैंने सबको म्यूट कर रखा है, यू हैव टू रेज योर हैंड। तपन raise your hand, I will unmute you। Everyone has participated and vote should be ended। चलो अरे ऑब्वियसली साइलता बेटा, यू हैव टू कन्वर्ट ना। कैसे आप करोगे? ये जूल है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कट कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेम्बर द यूनिट, है ना। चले ठीक है, तो दैट्स इट, हो गया भाई। Okay, that's it, we are ending this poll। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 15।
In question number 15, they are asking a certain dye absorbs a light of wavelength this 4500 एंगस्ट्रॉम, देन फ्लोरोसेंट. फ्लोरोसेंट का मतलब क्या है? वो एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, वो खुद ग्लो कर रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम. Assuming that under given condition 50% of absorbed light is re-emitted out as fluorescence, calculate the ratio of quanta emitted to absorbed. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है. लेस थे, यहाँ पे क्या है? 4500, 5000, 50%. ठीक है. So think about it. ये एक डाई है, इस पे कुछ लाइट ऐसे गिर रही है, राइट? सो कुछ लाइट जैसे ये, दिस इज इंसिडेंट लाइट and its photon lambda is given as 4500 angstrom. Now this is the, let's say, your light that is emitted light, fluorescent light, and that lambda is 5000 angstrom. Now total energy जितनी भी डल रही है उसमें कुछ तो absorbed हो गई, some part is going to be absorbed and some part is going to be, let's say, it is going into, है ना, this is in emission. So total is nothing but, है ना, total कहाँ गई? Absorbed plus emitted में. And they have given the this ratio that it is कि total का ये 50%. Okay. Now we will write two condition. First for incident light. For incident light, so E total is equals to N या फिर E incident I is NI, है ना, total जितने भी photon आ रहे होंगे into, है ना, energy of photon. So this is going to be hc by lambda, that is 4500, and that is for emitted light. Energy emitted is equals to N emitted into hc by 5000. ठीक है, lambda. Now you know that this, let's say, relation EI और EE के बीच में, तो EE emitted light है ना, the energy of emitted light is 0.5 times 50% of energy of incident light. तो बस दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख दो. तो NEHC by 5000 is equals to 0.5 NI HC by 4500. HC कट, इससे ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 टाइम्स या फिर 9 टाइम्स, देन दिस इज 10 टाइम्स. सो दैट्स इट. सो यू कैन कैलकुलेट. क्या पूछा है? आई बाई ई पूछा है या फिर ई बाई आई. सो कैलकुलेट रेशियो क्वांटिटी इमिटेड बाई एब्जॉर्ब. सॉरी, दे हैव गिवन दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब, नॉट इंसिडेंट लाइट. सॉरी, उल्टा हो गया ये. उल्टा हो गया. ये सारी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब के लिए लिखी हुई है. ठीक है, राइट. टोटल इज इक्वल्स टू एब्जॉर्ब प्लस इमिटेड. यहाँ पे इंसिडेंट के लिए नहीं है, एब्जॉर्ब के लिए है. सो वी हैव टू सॉल्व अगेन. एनीवे, यहाँ पे एब्जॉर्ब लिख लेते हैं. रिलेशन सेम ही रहने वाला है, ई ए एन ए. ठीक है, तो दिस इज ई 0.5 ई ए, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है एब्जॉर्ब लाइट का 50% है. दैट इज गोइंग टू बी से एन ए, राइट. So that's it. NE by NA equals to, this is going to go this side and this 10 is going to be 5 by 9.
सो आंसर 5/9 देख लो कहाँ पे आ रहा है, ये होगा फिर आंसर 0.55। ठीक है, बस यहाँ पे हमने इंसिडेंट की जगह एब्जॉर्ब लिखना था, तो आगे रिलेशन ठीक है। कोई डाउट? ओके, यस, हाँ भाई बताओ। सर वो क्वेश्चन में क्वांटा मतलब क्या? क्वांटम मतलब होता है फोटोन, है ना। क्वांटा, क्वांटम, दिस इज फॉर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और फिर केवल लाइट के लिए उनको फोटोन बोलते हैं। वॉट एवर इज अब्सॉर्ब विल बी इमिटेड, राइट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वॉट एवर इज इमिटेड एब्सॉर्ब नहीं होगा, क्यों? सॉरी, वॉट एवर एब्सॉर्ब इज नॉट गोइंग टू इमिट, कुछ ट्रांसमिट भी हो सकता है ना। गुड क्वेश्चन। तो जैसे अगर मान लो ये इंसिडेंट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, कुछ पार्ट एब्सॉर्ब हुआ और वो ट्रांसमिट हो गया। नहीं, एब्सॉर्ब होने के बाद, हाँ, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, राइट, एंड कुछ पार्ट यहाँ पे इमिटेड हो गया, ऐसा कुछ है। मतलब पूरा का पूरा ये ऐसा नहीं है कि लाइट जो है वो सारी की सारी इमिट हो रही है। ठीक है अमन? खैर इस पॉइंट का तो यहाँ कोई अभी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर यहाँ पे टोटल से होता तो फिर हम और आसानी से समझ सकते। यस, चलो, और किसी को कोई डाउट? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। एकांश, आप बहुत लेट हो यार, आप हमेशा ना पीछे चलते हो। जब मैं 15 बता रहा हूँ, आप 14 बता रहे हो। आई विल नॉट एंटरटेन, आस्क आफ्टर क्लास। अब है नेक्स्ट, लेट्स से नेक्स्ट पार्ट है सब्जेक्टिव। मेरे को पता है कि काफी लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। जो लोग होमवर्क नहीं करेंगे उनको धीरे धीरे, अभी तो ये एक चैप्टर खत्म हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट, फिर एटॉमिक हो जाएगा, फिर ऐसे ही जब 4 चैप्टर खत्म होंगे तो फिर आंख खुलेगी एकदम, अरे मुझे तो चारों नहीं आते। फिर जब एक एग्जाम होगा अभी थोड़े दिनों बाद आपका, तो आपको लगेगा अरे आपको ये नहीं आता, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने आपको एटॉमिक के मोल कॉन्सेप्ट का जो मॉड्यूल भेजा है उसी में है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, थोड़े अलग तो रहेंगे ही ना, एकदम एक जैसे ही थोड़ी ना हो जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने क्लास में कराया, 600 वाट है, एमिट्स दिस मेनी फोटॉन्स। वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछा है इन्होंने, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, टोटल एनर्जी दे रखी है, एन दे रखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा आई थिंक। डेटा भी अलग है। ओके, तो मैं दूसरा वाला पीडीएफ देख लेता हूँ, हो सकता है भाई ये वाला अलग हो। अगर ये ऐसा है तो वेट अ सेकेंड, मैं वही वाला पीडीएफ देख लेता हूँ जो मैंने आपको भेजा है।
Okay, so let's say. एक मिनट अब. Yes, Apurva, yes, tell me. So we have opened this. Now I'll see in this part. भाई कहाँ क्या गड़बड़ है देखते हैं. इससे सॉल्व कर लो भाई क्वेश्चंस. So we have seen here 15 क्वेश्चन. ये तो सारे सेम ही लिख रहे हैं मुझे, है ना. नाउ सब्जेक्टिव भी हम देख लेते हैं. यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं. आई थिंक कुछ सेम ही लग रहा है मुझे, पता नहीं, आई डोंट नो. चलो हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं. ओके, राइट. हाँ सब बता देंगे बेटा, ठीक है. चलो ठीक है, अब एक एक करके बता देते हैं भाई. तो इसमें देखो कोई डिफरेंस नहीं है कि मैंने अब इससे बता दे रहा हूँ. मोनोक्रेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग, सो दिस इज 600 वॉट into 10 to R 22 photons per second wavelength. तो एनर्जी टोटल आपको पता है, n पता है आपको, एनर्जी ऑफ फोटोन पता लगाना है. और जैसे ही आप एनर्जी ऑफ फोटोन पता लगाओगे, दैट इज गोइंग टू बी एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc by lambda. तो बस आप इसको लैम्डा निकाल लोगे, हो जाएगा ये. किसी को उससे नहीं होगा तो बता देना कि नहीं हुआ, तो आई विल सॉल्व. ठीक है. फिर लिखा हुआ है 75 watt will convert only 15% of energy supplied to it in visible light of wavelength this 550 nanometer. How many photons emitted by the light in 1 second? ठीक है. तो अब ये कह रहे हैं कि 15% एनर्जी जो है वो सप्लाई हो रही है. तो आप इसका 15% देख लो. ये हो गया आपका एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 15% ऑफ दिस, सो दिस इज 0.15 into 75 is equals to 75 watt will convert only 15% of energy supplied to it in visible light of wavelength this. So n into energy of photon, wavelength दे रखा है 550 nanometer. How many photons are emitted by light in light bulb in 1 second? Okay. अगर ये केवल और केवल इस की बात कर रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं. अगर ये टोटल की बात कर रहे हैं तो फिर नहीं, तो फिर आई थिंक दे आर आस्किंग अबाउट हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट. आई थिंक मे बी विल चेक दिस क्वेश्चन और फिर इसके आंसर को मैच करा के देखते हैं. सो लेट्स सॉल्व, है ना. दिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि 75 वॉट 15% वेवलेंथ 550 नैनोमीटर. सो ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Energy total is going to be 75 into 0.15. Energy of photon is going to be 1240 divided by 550 nanometer. So एकांश आपने ये पूछा था, मैं बता देता हूँ. ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. बट अगर आप इसको नैनोमीटर में लिख रहे हो तो 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी हैव रिटन. नाउ दिस वैल्यू विल कम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. So this is energy of photon, this is energy total. So what is going to be n is going to be ET divided by EP. So over here this is in joule. 75 into 0.15 joule divided by 1240550 into 1.6 into 10 to the minus 19. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है. तो ये हो गया. Now we have to solve. So this is value 1240 into 1.6 और ये 550 ऊपर चला जाएगा. तो 75 into 550 into 0.15 into 10 to the 19
डिवाइड बाई 1240 इंटू 1.6। इसको सॉल्व करो, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है बट ओके। इसको 1250 मान लो अगर अप्रोक्सीमेटली, इससे ये कट गया, ये 125 मान लोगे तो 25 से ये 3, ये 5 टाइम्स, 5 into 1.8 is going to be 8 times. So this is going to be 55 into 0.15 कितना हो जाएगा? 55 0.15 हटा देते हैं यहाँ से, so this is 10 to our 17. 55 into 10, that is 550, and 55 into 5, that is going to be 275. So 5, 12, 8, 825 divided by 8 into 10 to our 17. So you can see this is 103, 103 approximately. So 1.03 into 10 to our 19. देख लो आंसर ये इसके आसपास है क्या इस क्वेश्चन का? One second. What they are asking? Question क्या था? मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा? क्वेश्चन नंबर 2 तो यही है, और इसमें तो आंसर काफी कम आ रहा है। 10 to -3 कैसे हो सकता है फोटोन का? नहीं, ये आंसर की दे रखी है हमें, आंसर 2 सब, that is 4.17 into 10 to -3. So this is, I think it is wrong. कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे ये आंसर में। ठीक है, तो ये आंसर में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। कैलकुलेशन वगैरह कुछ गड़बड़ है। ठीक है, लीव इट, क्योंकि हाउ मेनी फोटॉन्स दे हैव आस्क्ड। फोटॉन्स तो कभी भी 10 to -3 में नहीं होंगे ना डेसिमल में। एक फोटोन हो सकता है, 2 फोटोन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ये कितने 10 to -3 है। सो दिस इज रॉन्ग ओवर हियर। सर इन माय बुकलेट आंसर इज 3 into 10 to 19। मैं भी देख लेता हूँ, ये मैं इस वाले बुकलेट में देख लेता हूँ। ओके, ये तो हाँ राइट, यहाँ पे 3 into 10 to 19 दे रखा है। ओके, वी गॉट, व्हाट इज द आंसर वी गॉट? 1.03 into 10 to 19। हाँ, ये 3 से हमने मल्टीप्लाई करना भूल गए, सॉरी, है ना। 55 into 15 से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए। सो दैट्स हाउ। ठीक है, आई थिंक सो दिस इज into 3, 3.09 into 10 to 19 आंसर। ठीक है, ओके, आ जाएगा ये। ठीक है, सबका आंसर आ गया होगा ये। तो यहाँ पे 2 बातें मैंने आपको बताई। एक तो ये है विजिबल लाइट, है ना, पूरा पूरा नहीं है वो क्वेश्चन, उसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी विजिबल लाइट। याद रखना पड़ता है इसमें, ये कहाँ था वो कहाँ था, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। कौन सा चल रहा है ये एक्सरसाइज? रिमेम्बर द पेज नंबर। ओके, चलो
55। क्वेश्चन नंबर 3, चलो अब आगे चलते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा। इंटू 3 बेटा वहां पे था, हमने किया नहीं है, वी हैव मिस दैट, ठीक है। दिस 3 यहां से कट हुआ था, ये हमने मिस कर दिया था इसलिए। A laser a ruby laser product radiation of wavelength this in the pulse whose duration is 1 nanosecond, ठीक है। If the laser produces 0.376 energy of energy per pulse, है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इन्होंने बोला है कि एक पल्स में इतनी एनर्जी आती है। How many photons are produced in each pulse, ठीक है। Calculate the power delivered by laser per pulse। तो पावर के लिए क्या करोगे, इसको क्या है, 1 नैनो सेकेंड है ना। तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले वाले केस में तो बस कुछ नहीं करना, ये ई टोटल दे रखा है, दिस इज द वेवलेंथ इज गिवन, कैलकुलेट एन वैल्यू, जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ई टोटल इज गिवन एज 0.376 and 633, है ना। 376 equals to n into energy of photon, so that is 1240 divided by 633 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. This is in joule, this is in joule. So this value n you will solve by solving this, ठीक है। एक तो ये पहली बात हो गई, ये फर्स्ट हो गया एक आंसर। बी में क्या दे रखा है, सेकंड में इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय लेजर पल्स, तो ये क्या है 0.376 in 1 nanosecond. So in 1 second, nanosecond का मतलब क्या हुआ, that is 10 to the power minus 9 second. So that is 1 second में कितना हो जाएगा ये 0.376 into 10 to the power 9. So 376 into 10 to the power 6 watt, ये हो गया आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 3 इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 चलो, iodine molecule dissociate into atom after absorbing this energy if one quantum of radiation is absorbed by each molecule, calculate the kinetic energy of one iodine atom। ये तो क्लास में कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 240 किलो जूल दे रखा है, आपको निकालना है। सबसे पहले what is going to be energy in electron volt per molecule, that is going to be question number 4, energy, bond energy, that is 240 kilojoule per mole, so that will be 240 divided by 96, so this is 10 by 4, 5 by 2 electron volt per molecule, so this is 5 by 2। अब क्या दे रखा है इन्होंने, this is bond energy required, कितना fall हो रहा है, what is the energy is falling, that is 4500 angstrom, so this is total energy equals to bond energy plus kinetic energy। अगर हम दो एटम का ले रहे हैं तो 2 into kinetic energy, है ना। यहाँ पे ये kinetic energy क्या है, पर एटम है। So total energy is 5 by 2 electron volt, sorry 5 by 2 नहीं, total energy is 12,400 divided by 4,500 electron volt, ठीक है, like this। So this is going to be you आप 3 से कट कर लो इसको, approximately ये हो जाएगा 414, this is going to be 1500, so this is you are going to write 41400, मतलब इसको कट कर लो ऐसे। तो 2 डेसिमल 2 डिजिट यहाँ से ये कट कर दिया, अब इसको 3 से कट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 4, है ना, एंड दिस इज गोइंग टू बी ओवर हियर 1 41.4 आता है 20, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 15, सो 15, सो इससे इसको कट करेंगे, देन दिस इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.14 है ये, 14 के लिए कितना हो जाएगा 7 105 90 2.76, approximately this will come 2.76, so 2.76 is equals to 5 by 2, 2.5 times kinetic energy, so that is 0.26 divided by 2, that is equals to kinetic energy, so kinetic energy is 0.13 electron volt,
और यू कैन कन्वर्ट इनटू जूल अगर आंसर जूल में दे रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके डिस्कशन, है ना, जिसमें आपने बहुत ही कम क्वेश्चन किए हैं। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दिस पार्ट, है ना। आप लोग जिन बहुत ही कम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करे, बाकी सारे लोगों ने पूछ ही लिए, इसमें तो चारों क्वेश्चन में नहीं बताए, तो दैट इज नॉट गुड। चलो आगे चलते हैं अब। ठीक है, तो आफ्टर डिस्कशन वी हैव टू स्टार्ट विद, मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी बता देता हूँ। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं अभी बता देता हूँ, और कुछ डेफिनेशन अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आई थी, वो वाली डेफिनेशन भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से कुछ डेफिनेशन जैसे हम जानते हैं, है ना, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वी नो दिस पार्ट की अगर कोई एलिमेंट अगर लिखा हुआ है जैसे x, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय z and a. So z is number of protons and a is atomic mass, so that is number of proton plus number of neutron. ठीक है, just 1 second. Now we have already seen these type of definition ki what is going to be, let's say isotopes, है ना. So isotopes are means कि अगर मान लो atomic number is same, so that is, let's say we are going to say example जो famous है बहुत, 1 hydrogen, so this is 1 deuterium, 1 tritium, so this is protium, deuterium and tritium. So this is one example, atomic number is same, or you can say number of protons are same. Another is isobars. Isobars are having where we are going to say atomic mass is same, है ना. So that is in general you can say number of nucleons are same. So let's say example could be carbon 14, that is with nitrogen over here. Okay, these are the two definitions which you are familiar with. And now third definition is, there could be many examples, I have given only one. Okay. These two definitions you are familiar with. Third is isotones. Where number of neutrons are same. Number of neutrons are same. So number of neutrons are same, then it is going to be, let's say अगर मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, let's say example
6C13 and I have written 7 and 14. So this is, what is the number of neutrons here? So number of neutrons is going to be 7. So all these three definitions are valid for elements. These definitions, all these definitions for atoms of elements. फोर्थ आता है, that is isoelectronic. So in isoelectronic, एक मिनट, ओके लिख लो, हाँ भाई पहले लिख लो. हेलो हाँ बेटा बोलो. सर, मेरे को एक डाउट है आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स में. आपने ये लिखा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर द सेम एंड आइसोबार्स में C14 एंड N14 दिया है एंड आइसोटोन्स में C13 एंड N14 दिया है. सो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, बट ये न्यूट्रॉन्स कहाँ सेम है पहले आइसोबार्स में? सर आपने वही लिखा है ना. कितने हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन्स बताओ आइसोबार्स में? यहाँ पे 14 minus 6 8 है. 14 minus 7 7. हाँ हाँ ओके. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है आइसोबार्स में? ऑब्वियसली नहीं है सेम सर, क्योंकि आपने वो उधर लिखा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर द सेम. न्यूक्लियॉन्स ओके सॉरी न्यूक्लियॉन्स इज नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सॉरी सर, न्यूट्रॉन्स दिख रहा था मुझे. थैंक यू सर. ओके ठीक है भाई, हो गया, चलें आगे. अच्छा, किसी और ने भी पूछा डाउट? जल्दी जल्दी पूछते जाओ भाई डाउट. यस बोलो. हाँ मैं कह रहा था कि 1 सेकंड के लिए आइसोटोप्स दिखाओ ना. 1 सेकंड के लिए दिखा दूं? ठीक है, लो 1 सेकंड के लिए देख लो. हो गया? ऐसे लिखना है 1 मिनट. अब 1 मिनट हो गया. चलो भाई आगे चलें. हो गया? C12 C13 C14 आइसोटोप्स हैं. यस. what is न्यूक्लियॉन्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स.
चलो, ऑल दीज 3 डेफिनेशंस है ना, दीज आर फॉर एलिमेंट्स। तो अब चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे एटम्स और आयंस भी आ जाते हैं, है ना। सो इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर same in ions as well as in atoms। ठीक है, तो अभी यहां तक तो सब एटम्स में चल रहा था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात चल रही थी, राइट। इलेक्ट्रॉन्स के लिए आयंस भी आ जाएंगे। दिस इज एग्जांपल, लेट्स से दैट इज गोइंग टू बी, अगर मैं लिख लूं O2 माइनस, F माइनस, है ना, नियॉन, Na+, Mg2+, है ना, Al3+, यहाँ पे N3 माइनस, all are isoelectronic because all are, you know, all are having 10 electrons, hence isoelectronic. So now this ions is a bigger, let's say, bigger definition, like ions could be anything। जैसे कहीं पे हो सकता है, रुक जाओ मैं और एग्जांपल देता हूँ। N2 and NO+, है ना। So over here you can see number of electrons are same, number of electrons are same। So just like number of electrons, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन आयंस एज वेल एज इन एटम्स, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल। ठीक है, another term is isodiaphers। difference between atomic mass and atomic number is same। So that is okay, so that is I over here। बहुत सारे लोग डाउट पूछ रहे हैं, पहले उनके डाउट बता देते हैं भाई। अनम्यूट योरसेल्फ, मैंने अनम्यूट किया है। यस अमृता, हाँ। सर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो फिर वो भी आइसोटोन ही होगा ना। एक मिनट, राइट, यहाँ पे होगा फिर, दैट इज 2a minus z, 2a minus z, sorry, a minus 2z। so this is sorry, इसको इस तरह से लिखना चाहिए, sorry, difference between number of atoms, number of sorry, इसको ऐसे लिखते हैं, a minus 2z होता है ये। so this is difference between number of protons and the number of neutrons and number of protons, correct। number of neutrons
difference between number of neutrons and number of protons. So that means this is excess neutrons, है ना? ठीक है. Difference between number of neutrons and number of protons, that is excess neutrons, are same. ठीक है. So this is, let's say isodiphers में अगर हम लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन में हम देख रहे हैं, तो न्यूट्रॉन को मान लो मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो n माइनस पी क्या हो जाएगा? इफ आई एम गोइंग टू लेट्स से ओवर हियर, है ना, इसको अगर मैं n को p से ऐड कर दूं, है ना, which this can be written as n plus p minus 2p, and n plus p is nothing but a, and 2p is nothing but z, so a minus 2z, so n minus p is nothing but a minus 2z. ठीक है, तो ये वैल्यू सेम है, माइनस 2z एंड माइनस पी. नाउ व्हाट विल हैपन हियर, तो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे. लेट्स से so if I am going to take let's say for lithium, that is 3 and that is 7, and I am taking for fluorine, that is 9 and 19, so this is going to be a minus 2z की वैल्यू क्या हो जाएगी? So 7 minus 6 equals to 1 and 19 minus 18 equals to 1. Okay, so just write this part. तो मैं डाउट ले लेता हूँ बाकी लोगों की. n minus p, yes. सर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है? यस सर, बाय मिस्टेक हैंड रेंज हुआ था. ओके ठीक है, कोई और डाउट इसमें? बेटा आप ओप्पो जो भी हो, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? आई डोंट हैव नो क्लू. हाँ हो गया, यस बोलो. तुमने खुद अनम्यूट किया है. फिफ्थ पॉइंट ये है कि भाई देखो, ऐसा है कि अगर हम जैसे जैसे न्यूक्लियस मतलब हैवियर होता जाता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं. तो ये कह रहे हैं कि एक्सेस न्यूट्रॉन्स आर सेम. जहां जहां पे ऐसा होगा, जहां पे एक्सेस न्यूट्रॉन सेम होंगे, वो सब क्या होंगे? आइसोडाइफर्स होंगे. या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम होगा, दैट इज आइसोडाइफर्स. अब वो आपका क्वेश्चन 4 हो जाएगा, है ना, यहाँ से. तो यू कैन सी ओवर हियर, देखो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, दैट इज 12, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, सो दैट इज आइसोटोप्स. चलो आगे. So these are basic definition. Now let's move on to another part, that is, मैं सोच रहा हूँ पहले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दूं. ठीक है, हालांकि अपनी बुक में थोड़ा लेट है. बेटा सुयश, मैंने आपको लिखाया है कुछ फेमस एलिमेंट्स का, और नहीं तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा होगा, है ना, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उनमें दे रखा है ना, तो आप बस उससे देख सकते हो. चलो हो गया, चले आगे.
यस बताइए। ओके, सो दैट्स इट। चलो, यस, हाँ हो गया ये। यस यस, अनफॉर्चुनेटली आई हैव म्यूटेड माई सेल्फ। यस, I got a call, that's why, sorry. So let's see, we'll talk about why is P replaced by Z, because number of proton is equals to number of atomic number, है ना, that is Z। मैंने यहाँ लिखा भी है isotopes में कि if we are having number of proton same, कहाँ है, आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हो यार, क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर सेम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। ठीक है, चलें आगे। अरे वाई अरे भाई बताओ, अच्छा हीलियम में कितने प्रोटॉन है, जास्करन बताओ, हीलियम में एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन क्या है। एक मिनट, मुझे बार बार कॉल आ रहा है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड।
Okay, so that was some disturbance. Yes, chalo. Now let's move on to another part. That is, yes, one more term is there. That is isosters. Okay. So that is, yes, this is in this part number of electrons and number of atoms, both are same. Number of atoms are same. Number of electrons and number of atoms are same, and that is over here in ion or molecule. Okay, so that could be, let's say, over here, if we are going to say, let's say, CO, N2, this is number of electrons, NO plus, all are isosters. ठीक है. चलो next है, next part, that is photoelectric effect. Yes, Dhoni. हेलो सर. हाँ बेटा. सर मेरे को आइसोस्टर्स में डाउट है. अभी CO, N2, NO ये सब आइसोस्टर्स क्यों है? नंबर ऑफ एटम्स सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है ना. 6 + 8. ओके. 7 + 7 है ना. 15 - 1. अच्छा. ओके. तो नंबर ऑफ कोई एक अगर सेम रहेंगे तो नहीं बनेंगे ना. तो ये नहीं बनेगा, तो फिर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आने लग जाएगा. है ना. दोनों. हाँ ठीक है. थैंक यू सर. ठीक है. चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. So what is photoelectric effect? Now you will remember this. I have told you कि अगर हम किसी लाइट को किसी सरफेस पे गिरा रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. अरे यार तुम लोग, चलो भाई जल्दी जल्दी लिखो. कहाँ गया? So, okay, now photoelectric effect is, let's say I will okay. So I am just making a rough diagram. It's just like कैथोड जो ट्यूब आपने पढ़ी थी, है ना, वही है, राइट. यहाँ पे what we are doing is एक मेटल सरफेस ले रहे हैं, and over here we are having a detector kind of something, है ना, जो कि ये डिटेक्ट करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आई, काइंड ऑफ, which is attached with some ammeter just to measure the signal. So let's say ammeter. And that's it. ठीक है. ये एक छोटी सी बैटरी और लगी हुई है. ठीक है, समझेंगे इसके बैटरी का यूज क्या है. ठीक है.
हाइपोथेटिकली मतलब सॉरी हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, एक रफली जो है ना ये एक ऐसा डायग्राम है, ये मेटल सरफेस है. This metal surface either could be of let's say पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, है ना. इसकी ये ऐसी मेटल्स हैं, इनकी इस कोई भी हो सकता है यहाँ पे. Now what is happening in this case, the light is incidenting on this metal surface, so this is H nu. जैसे ही लाइट यहाँ पे गिरेगी, आपने कैथोड रे ट्यूब में देखा था, अगर हम सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस दे दें तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है. यहाँ पे इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the emission is happening when light is falling on metal surface, so this electron is coming out. ठीक है. एंड यहाँ पे हमने थोड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है दिस बैटरी से, तो क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ये एक्सेलरेट होके इस डिटेक्टर पे जाके लगेगा. सबने लिख लिया तो फिर मैं 1 पेज व्यू कर देता हूँ. ठीक है, राइट. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये डिटेक्टर पे जाके लगेंगे. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड डिटेक्टर पे जाके लगेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें मीटर पे करंट पता चल जाएगा कितना है. ठीक है, ठीक है, राइट. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये इस तरह का कुछ रहेगा. नाउ तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसमें कुछ हम पॉइंट्स लिख सकते हैं. सर्टेन, पहली बात तो ये सर्टेन मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, एटसेट्रा आर एक्सपोज टू लाइट emits electrons. ठीक है. This emission of electrons is known as, and this phenomena is known as photoelectric. सो इम्पोर्टेंट बात यही है यहाँ पे, ये पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम से पे अगर लाइट गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना. ठीक है, ये लिख लो. फिर कुछ और बातें इसमें बताते हैं. बैटरी का यूज समझ में आ गया. बैटरी का यूज ये है कि यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए, so that the electron can जल्दी से इस पे एकदम एक्सेलरेट होके टकराए. ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ बैटरी. हाँ, आप कहीं पे भी कर सकते हो. ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत सिंपल है. बस ये आपको मेटल सरफेस लेनी है. ये अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखो यूज आपने वहां देखा होगा, जो ऑटोमेटिक वो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं ना, उनमें यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. वहां पे फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं. तो जब उनमें उल्टा रहता है, जब तक आप लाइट गिर रही है, जब तक कोई आदमी उनके सामने नहीं आ रहा है, जब तक लाइट गिर रही है, तब तक मतलब आपने क्या की चेंज कर दी, है ना. तो जब तक लाइट गिर रही है तब तक वो बंद रहेंगे. जैसे ही कोई आदमी उनके गेट के सामने आ गया या फिर टैप के सामने हाथ रख दिया आपने, काइंड ऑफ ऑल दीज एप्लीकेशंस आर रिलेटेड विद. करो, अगर तुम्हारे घर पे सीजियम और क्या कहते हैं पोटेशियम पड़ा हो घर में, है ना, मेटल, रुबिडियम, अगर ये सारे मेटल्स पड़े हो तो हो सकता है. या फिर फोटोवोल्टिक सेल हो घर में,
तो आप ये सब एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। तो ये फोटोवोल्टिक सेल्स के एप्लीकेशंस हैं। तो अगर वहाँ पे जब तक कुछ रहेगा तो वो जैसे मैंने बताया वो ऑटोमेटिक गेट्स के बारे में कि आप खड़े हो जाते हो तो फिर वहाँ पे लाइट आना बंद हो जाती है। सो दे जज अकॉर्डिंग टू द सेंस अकॉर्डिंग टू दैट। आई विल ट्राई। तुम्हारे घर में पोटेशियम पड़ा हुआ है, पोटेशियम मेटल। आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेशियम मेटल, सीजियम। और फिर मेजर कैसे करोगे? हाउ यू विल सी? डिटेक्टर पड़ा हुआ है तुम्हारे घर में? दिस ओमकार इज सेइंग दैट फोटो कैपेसिटर एंड फोटोवोल्टिक सेल्स घर पे हैं। हाँ तो फिर कर लेना। नहीं हो पाएगा ना। हाँ नहीं हो पाएगा। यस चलो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रोसेस चलता रहता है जब तक लाइट गिरेगा कि स्टॉप भी होता है? ऑब्वियसली आफ्टर देखो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं ना। एक मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स इतने ज्यादा है, 6 × 10⁻23 है। ठीक है, तो अगर मान लो एक में एक क्या कह रहा था, हाँ एक मोल्स में अगर मान लो 6 × 10⁻23 है तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और उनमें फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट इज मतलब उसकी लाइफ काफी ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चलता रहेगा, लेकिन लाइफ बहुत ज्यादा रहती है। आप अगर अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ, मैं ये कह रहा हूँ अगर मान लो 10⁻10 फोटॉन्स भी अगर एक साथ निकल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं मान लो इतने सारे, तो एक मोल के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कितना टाइम लग जाएगा? You can understand 6 × 10⁻23 divided by 10⁻10. So this is how many second will be there. Okay, चलो कुछ पॉसिबल नहीं है इसके अलावा, राइट? यस। और बहुत बढ़िया। मेरे ओमकार के घर पे चैनल है तो ये अब जब एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसका वीडियो बनाएगा और वो तुम लोगों को भेज देगा ग्रुप में। ठीक है, ये ओमकार डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट कर रहा है बेटा। दैट इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो भाई अब मैं साइज बढ़ा दे रहा हूँ। चलते आगे। क्योंकि इन्हीं मेटल्स में आसानी से इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं ना, आपको याद होगा। सोडियम, पोटेशियम, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इनमें इलेक्ट्रॉन्स निकलना आसान होता है, इसलिए जल्दी से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सीजियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। यस, नहीं वी डोंट नीड टू क्रिएट वैक्यूम इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलें आगे। सारी क्यों डाउट पूछ लो, है ना। और कई लोग तो बहुत लेट आए हैं, अभी 154 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे। डिटेक्टर इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट एक काइंड ऑफ ए रिसीवर, आप समझ लो। इट इज गोइंग टू बी ए रिसीवर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं ना। दिस इज काइंड ऑफ ए रिसीवर। These metals have low ionization energy. Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज लेट्स से रिजल्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। No, we don't have to observe. We know कि ये इलेक्ट्रॉन ही है। कैथोड रे में we have to check कि सच में क्या हो रहा है क्या नहीं है। Here we know, right? This is electrons are coming. We have put the emitter. We know कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, right? तो करंट फ्लो हो रही है, that we know.
with the help of emitter. तो कुछ रिजल्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं. एक तो पहले ये था कि there is no time lag, है ना, there is no time lag between the incident falling of light and the emission of electrons. So first results of photoelectric effect में there is no time lag between falling of incident light and emission of electrons. So as soon as the light is going to fall, the electron is going to emit. ठीक है? So that's how we have explained particle nature. Remember, I have told you कि particle nature. So this is the main thing. The main thing is there is no time lag. ठीक है? Second, the number of emitted electrons is proportional to intensity of light. Or you can say brightness of light. Intensity का मतलब क्या होता है? What is intensity? Number of photons falling divided by falling per second divided by surface area. ठीक है? सिंपल सी बात है, मैंने ये बताया था. यहाँ पे एक बात बताई थी आपको, नोट याद रखना, आपको बताई थी कि 1 photon is absorbed by 1 electron. 1 photon is absorbed by 1 atom. by 1 electron, ऐसे समझ लेते हैं, 1 electron. So that is the important point. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे. ठीक है, तो लिख लो, फिर आप लोग कहोगे कि स्क्रॉल अप. पहले इतना लिख लो, मैं अब आगे भी जाऊंगा जब आप लोग लिख लोगे, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा. एक मिनट है, जल्दी फास्ट लिखो. तब तक जिन लोगों को डाउट आ रहे हैं जल्दी जल्दी पूछ लो, जिनको भी डाउट आ रहे हैं. नंबर ऑफ फोटॉन्स, हाँ, दिस कॉजेज हीटिंग, यस, बट हम हीटिंग को अभी नहीं मानेंगे, है ना. आइडियल केस में वी विल नॉट. जनरली हीटिंग होता है. मेटल और डिटेक्टर के बीच में लो प्रेशर है क्या? नहीं है. मेटल की सरफेस एरिया ऑफ मेटल, यस ऑब्वियसली. कहाँ पे फॉल हो रहे हैं ये?
नहीं, वी डोंट कंसिडर हीटिंग इफेक्ट बाय सॉल्विंग. अभी मैं बता दूंगा आपको एक फॉर्मूला, राइट. सो लेट्स से मैं आगे बढ़ूं. मेरे हिसाब से सबने लिख लिया, कोई लिख नहीं रहा है, राइट. स्क्रॉल अप, डाउन. Yes, first point proves that this light is particle nature, because I have told you कि wave is continuous flow of energy. तो अगर आपको एक एनर्जी चाहिए तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. इट विल टेक सम टाइम. पार्टिकल नेचर में क्या है, डायरेक्टली वो एनर्जी सप्लाइड बाय पार्टिकल. पार्टिकल कोलाइड हुआ, एनर्जी दी, काम खत्म. ठीक है. सो इस बात को थोड़ा और समझ सकते हैं, जैसे राइट, अगर मान लो जो हमने यहाँ पे बात लिखी हुई है, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स से दिस इज योर मेटल, राइट, मेटल सरफेस. इस पे लाइट गिर रही है. अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज, देन क्या होगा, नंबर ऑफ emitted electron will also increase, है ना. This is the point. But there is another point which is very very important. This is very very important. क्या हमेशा हर, है ना, हर दो बातें, एक तो है इंटेंसिटी और एक है फ्रीक्वेंसी. सो बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, frequency is also very important, because frequency is going to decide how much energy we are supplying. ठीक है. So we can say for every metal, yes, अगर मेटल है तो मेटल में मॉलिक्यूल नहीं होते, है ना. मेटल में मॉलिक्यूल नहीं होते. जैसे कॉपर है, कॉपर पे है, या सीजियम है, सीजियम में मॉलिक्यूल होंगे क्या, अमृता, है ना. तो यहाँ पे एटम लिख लिया है. अगर हम I2 की बात कर रहे होते, Br2 की बात कर रहे होते, तो we would have said मॉलिक्यूल. जो जिस तरह का सब्सटेंस है उसके हिसाब से बात करेंगे. ठीक है अमृता, करेक्ट, ये बात क्लियर है. So let's say for every metal, तो हम बहुत जल्दी जल्दी लिखो यार. नहीं, photon do not have mass. Photon do not have any mass. Means there is another term is called, very good question, that is called rest mass, and that is going to be, let's say, there is going to be a conversion of mass into energy according to equals to mc square. So suppose question is कि फोटोन में मास होता है क्या, नहीं, फोटोन में मास नहीं मानते. जैसे मान लो एक पार्टिकल है, photons are particles without having any mass, but they are having rest mass. क्या है डिफरेंस, वो समझा देते हैं. 3 के ऊपर क्या लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है. माय राइटिंग आई थिंक इज वेरी पैथेटिक, है ना. तो दिख ही नहीं रहा है, बताओ इस बच्चे को. राइट, कुछ मैं क्या बोल रहा था. हाँ, आई वाज सेइंग कि फोटोन जो है ना, उसके अंदर मान लो एक पार्टिकल है ये, ठीक है, और ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी इसके mc स्क्वायर, है ना. तो इसकी एनर्जी मास के हिसाब से हम देख लेंगे, इक्वल्स टू mc स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद फोटोन. हम तो कहते हैं कि फोटोन का एक रेस्ट मास होता है. क्या होता है, रेस्ट मास. लेकिन सिंस फोटोन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन कि उसका मास क्या हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो देयर इज नो मास. कोई दिक्कत, कोई भी अगर कोई भी पार्टिकल को आप स्पीड ऑफ लाइट से अगर भेज सकते हो, तो देन इट इज गोइंग टू, लेट्स से, massless. all things are going to convert into energy. ठीक है. तो मैंने बोला कि फॉर एवरी मेटल, ठीक है, देयर इज मिनिमम एनर्जी.
or you can say minimum frequency. Energy is related with frequency, right? Equals to h nu. Required for emission of electron. This minimum energy is called threshold energy or threshold frequency, generally represented by nu naught. ठीक है, तो अब यहां समझते हैं, समझो थोड़ा सा ये, मान लो ये एक एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन आ रहा है, ठीक है, ये इसको एनर्जी देगा, बट अगेन दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो tightly held by nucleus, है ना. So if energy of photon is greater than or equals to, you know, threshold energy, then emission will happen. Emission of electron will happen. सिंपल यही है कि मतलब एक आदमी, एक रस्सी वाला गेम है ना, ये इलेक्ट्रॉन है बीच में, यहाँ से ये न्यूक्लियस खींच रहा है इसको, और ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी दे रहा है इसके बाद ये इसे बाहर निकाल रहा है, इट्स काइंड ऑफ. तो अगर ये एनर्जी जितनी टाइटली होल्ड ये कर रखा है, उससे ज्यादा एनर्जी अगर आप नहीं दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा. सिंपल सी बात ये है. ये जो मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए जिसके लिए ये बाहर निकलेगा, उसको बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी मेटल देयर इज ए मिनिमम एनर्जी, है ना, रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. And threshold frequency, for frequency this is going to be threshold frequency. ठीक है. Now if energy of photon is greater than threshold energy, emission of electron will happen. इसी को ये बात लिख सकते हैं, और we can say अगर nu is greater than nu naught, है ना, emission will happen. और अगर मान लो if energy of photon is less than nu naught, तो क्या होगा, no emission, है ना, सॉरी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन h nu naught, ऐसे लिख लेते हैं. ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या एक्चुअली में, h nu naught. ठीक है, सो नो एमिशन. तो अगर एक ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब हमने फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम रखी, बहुत कम एनर्जी की हमने फ्रीक्वेंसी दी, लेकिन फोटोन खूब सारे छोड़ दिए, इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, नहीं, है ना. फिर से सुनो, मैंने क्या किया, मैंने एनर्जी तो नहीं दी, लेकिन फोटोन्स खूब सारे इस पे इंसिडेंट फॉल करा दिए, है ना, मेटल सरफेस पे, तो क्या इमिशन हो जाएगा, नहीं. तो ये एक मिनिमम कंडीशन है, इतना एनर्जी आपको देना ही पड़ेगा. उसके बाद आप उतनी एनर्जी के अगर फोटोन आप छोड़ रहे हो, और या उससे ज्यादा एनर्जी के फोटोन छोड़ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे. जितने ज्यादा फोटोन छोड़ोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे. ये मेरी बात क्लियर है सभी को? किसी को कोई दुख, दर्द, परेशानी, डाउट, कोई बात मन में लग रही हो, नहीं समझ में आया, सबको आगे समझ में, देन से यस. इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी वाली बात. इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं. हर एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, हर एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, बट ये फोटोन के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके. तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा. तो आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए
कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब इस एनर्जी से ज्यादा या इसके बराबर एनर्जी के अगर आप फोटोन डालोगे, जितने ज्यादा फोटोन डालोगे उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जितने ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट डालोगे या जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स डालोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, चलो ये बात हो गई। राइट, फोर्थ, हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड प्रोवाइडेड कि ऑल फोटॉन्स आर हैविंग मोर एनर्जी देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आप मान लो कोई स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो, है ना, जैसे मैं एक बात कर लूं जनरल कि मैंने एक विजिबल लाइट का, मतलब विजिबल लाइट का मैंने विजिबल लाइट छोड़ी मैंने 3800 एंगस्ट्रॉम से, मान लो, है ना, 7600 एंगस्ट्रॉम। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनो। ये मैंने लाइट, और इस लाइट के बहुत सारे फोटोन है। मान लो 3800 एंगस्ट्रॉम के 100 हैं फोटॉन्स, 3801 के मान लो, ऐसे ही 100 हैं, ऐसे करके मतलब सब फोटॉन्स हैं। मान लो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे लैम्डा चाहिए, लैम्डा इज लाइक 5000 एंगस्ट्रॉम, है ना। 5000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा वाली एनर्जी मतलब ये वाले चाहिए। अब मैंने फोटॉन्स तो बहुत सारे छोड़े हैं यहाँ पे, है ना, मैंने पूरा एक रेंज छोड़ा है, डीप बीम, है ना, उसमें मेरे पास सब है 3800 से लेके 7600 तक है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, राइट। ऑल दीज फोटॉन्स विच आर हैविंग लेस एनर्जी, है ना, लेमडा बढ़ेगा तो न्यू घटेगा, राइट। तो अगर लेमडा यहाँ से ज्यादा है, मतलब मुझे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, या फिर ये इसी के हिसाब से मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी बोल सकता हूँ, है ना, लेमडा, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मुझे 5000 चाहिए थी। तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से फोटोन इमिशन करा पाएंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी इस वैल्यू से। सो दीज आर लेसर वैल्यूज देन 5000 एंगस्ट्रॉम। जिन सब फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, ऑल दोस फोटॉन्स विल नॉट बी एबल टू इमिट द लाइट। सो दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब ये नहीं कि सारे फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग threshold energy or more than threshold energy, then we will say number of photons will be equals to number of electrons, right। अरे आएंगे ना, क्या होगा आशिमा, जस्ट फोर्थ पॉइंट अभी लिखाने वाले थे बीच में। ओके, ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमने फोटोन डाल दिया तो काम हो जाएगा, हमें वो सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन चाहिए, तब जाके काम होगा, राइट। थर्ड फोर्थ पॉइंट किसी को लिखना है, रुक जाओ, जल्दी को फास्ट। किस तपन, हेलो सर। हाँ हाँ सर, अगर हाँ तुमने अगर एक फोटोन भेजा जिसका मतलब ये वेवलेंथ कम है रिक्वायर्ड इसमें से, तो फिर कुछ इफेक्ट ही नहीं रहेगा एटम पे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, मतलब वैसे का वैसे ही रहेगा कि किस कुछ मतलब चेंजेस देख, आएगा अगर इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ में, कम है तो एनर्जी इमिट नहीं ज्यादा है ना। होएगा, अगर वेवलेंथ कम है वेवलेंथ तो, ज्यादा है मतलब। हाँ वेवलेंथ ज्यादा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको नॉक, मतलब मैंने बोला ना तुम्हें, मान लो मैंने 10 किलो जो 10 न्यूटन फोर्स से पकड़ा हुआ है, बताओ तुम मुझसे कब छूट पाओगे, जब कोई तुम्हें 10 न्यूटन से ज्यादा से खींचेगा 10 तभी तो। न्यूटन से ज्यादा। हाँ, लेकिन अब बहुत सारे हाँ लोग आए वो बस 5-5 न्यूटन लगाते रहे एक एक बार आके, क्योंकि एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, तो हर बार आए कोई आदमी और 5 न्यूटन लगाता रहे तो निकल तुम छूट जाओगे मुझसे। तो नो चेंज होएगा ना हाँ, तो नो एटम चेंज में, कोई रहेगा, चेंज बस नहीं है। बस। ठीक है, थैंक यू। चलो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है कि भाई अगर हमने एनर्जी ज्यादा दे दी तो क्या होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे एक नोट और लिख लेते हैं ना, नोट, थ्रेशोल्ड एनर्जी
for metals is called work function. Work function. So work function the property of metal है और ये threshold energy this is with respect to photon हम बोल रहे हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है. फॉर मेटल दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. तो बस बात दोनों सेम ही है, विद रेस्पेक्ट अलग अलग है. थ्रेशोल्ड इज फॉर फोटॉन्स एंड मेटल्स के लिए उसके लिए टर्म क्या है, वर्क फंक्शन. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. एक तरह से आप समझो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन. so you can write work function is nothing but that is equals to threshold energy. ठीक है. अनदर पॉइंट जल्दी से लिख लो ये नोट. हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी है टू लेट्स से एमिट द इलेक्ट्रॉन्स. उसके से ज्यादा होगा तभी होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी. ये भी लिखा हुआ है मिनिमम एनर्जी ऊपर थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी, राइट. चलते हैं अब आगे. नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ. ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स which are going to emit out will be having certain kinetic energy, है ना. तो the ejected electrons will have certain kinetic energy. ठीक है. Then this what is going to be this kinetic energy? तो क्या लिखते हैं हम, total incident energy equals to work function plus kinetic plus maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy possible, that is we write. So total incident energy is h nu. Work function is h nu naught, means according to threshold energy, and this is kinetic energy, that is maximum. So hence you can write h nu equals to h nu naught plus kinetic energy. This Ke max का मतलब क्या है? Ke max is maximum possible kinetic energy. Kinetic energy of electron. इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं. जैसे मान लो किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बाहर निकालने में निकल गए. बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा वो आपका काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, वो भी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है. दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी कैन बी 0 टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. मतलब अगेन मैंने बोला हमेशा हम वैसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही लेते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल टर्म्स में हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना, हमें सॉरी प्रैक्टिकल टर्म्स में हमें अंडरस्टैंड करने के लिए ये बात याद रखनी है कि ये 0 भी हो सकता है. क्यों? अभी किसी ने पूछा था सर हीटिंग इफेक्ट होता है. यस. तो कुछ एनर्जी कहाँ चली जाएगी, हीट में चली जाएगी. तो ऑब्वियसली दैट काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी लेस, है ना. 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निकलने में चला गया. पता चला मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट में चला गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी 0. इसीलिए के मैक्स लिख रहे हैं यहाँ पे. दैट मींस इज मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, है ना. ऐसा नहीं है हर बार एक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में हम इसको काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मानेंगे, है ना. अभी हम एक नोट लिखा देते हैं यहाँ पे. नोट क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन can be in range from 0 to kinetic energy maximum, as certain energy can be lost as heat.
ठीक है। तो कुछ एनर्जी अगर हीट की तरह लॉस हो गई तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। बट है ना, बट यहाँ पे एक और नोट है ना ये वाला सेकेंड, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज, ये तो बस आपकी नॉलेज के लिए है, या कहीं थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो वहां के लिए। बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज we will take T max as kinetic energy of electron। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 से काइनेटिक एनर्जी बराबर equals to more than or equals to kinetic energy maximum। So these are the two notes also you can write। तो ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा। ये 4 रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल हम अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आई थिंक इस वीक में अभी और कोई क्लास नहीं है। तो अभी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन I will be sending this PDF obviously after every lecture I am sending this PDF। okay, चलो अभी I have to go because तुम्हारी एक और क्लास है इसके बाद, ठीक है। तो till here you just write I will be sending this PDF। yes, और तब तक ये नोट डाउन कर लो। ओके, डाउन है। हाँ पूछो डाउट, जल्दी जल्दी पूछो। फोर्थ स्टेटमेंट है द ejected electron will have certain kinetic energy and then I have written what is total incident energy is equals to work function plus kinetic energy maximum। इजेक्टेड मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, राइट। इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड को आप यहाँ पे इमिटेड भी लिख सकते हो, है ना। फिजिक्स लेक्चर कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, एंजॉय करो, गो। सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी आउट ऑफ। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है अमन ने। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, अमन सुनो मेरी बात। आपका फिजिक्स लेक्चर कैंसिल नहीं हुआ है, केवल मानपाड़ा वालों का हुआ है। ओके, कल्याण वाले खुशी ना मनाएं। ये आ गया, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ यहाँ देखो अमन, यहाँ देखो, तो मान लो आपने बिल्कुल थ्रेशोल्ड एनर्जी दी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बस यहीं पे है, इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, जस्ट आउट ऑफ द मेटल, बट इट इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग। नाउ दिस positive charge is going to do what? This positive charge is going to accelerate electron with let's say this electric field। So that's how they are going to identify okay how many electrons are there। तो ये बैटरी का काम है। सर नोट वाला पार्ट नहीं समझा। एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब बेटा कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन ही है। ग्राम पर लीटर में दे रखी होगी, ग्राम पर लीटर है, ठीक है। जैसे मोल पर लीटर होता है वैसे ग्राम पर लीटर। नोट में मैंने बोला कि देखो ये काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट कैन बी, मतलब मैक्सिमम जो है ना वो
इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 5 और यहाँ 4, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। बट एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी जो रियलिटी में अगर हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट में, which can be 0 to kinetic energy, क्यों? क्योंकि certain energy can be lost as heat. बट फिर मैंने लिखा बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी विल टेक काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा यही मैक्सिमम वाला पार्ट ही लेंगे, ठीक है। केवल यहाँ पे जब हमें नॉलेज होना, नॉलेज के लिए वो, उसके लिए हमें ये बात याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी वैल्यू 0 से काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो सकती है। हीट लॉस से बनी ना, मतलब आपका कोई चीज कोलाइड हो रहा है तो उससे हीट होगा ना। यस, आप रिवाइज करते रहो, ठीक है, सॉल्व करते रहो। अभी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक पे नहीं दिए अभी क्वेश्चंस, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहले से करते रहो एडवांस में। इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर पे कोलाइड नहीं हो रहे हैं, मेटल पे कोलाइड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स, हाँ इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर पे कोलाइड हो रहे हैं, सॉरी, यस। कौन से टेस्ट में? मुझे अभी नहीं पता है कौन सा टेस्ट है भाई। अच्छा ये है ना, राइट। मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या करना है? मोल कॉन्सेप्ट कर लो सॉल्व। चलो फिर, ओके, टेक केयर, बाय। मेरी एक अनदर क्लास है, ठीक है।